हेलो लिटिल चैंपियंस। तो कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SP3 क्लासेस में। बच्चों, हमने लेक्चर नंबर 1 में अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये सीखा। लेक्चर नंबर 1 में ही बच्चों हमने ये भी सीखा कि वैसे कौन से कंडीशन होते हैं जिस कंडीशन के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कोई भी अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। साथ साथ हमने ये भी सीखा बच्चों कि वैसे कौन से कंडीशन होते हैं जहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन या यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, पैरेलल लाइन या नो सॉल्यूशन मिलता है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलता है। फिर हम लेक्चर नंबर 2 में आया हमने, और लेक्चर नंबर 2 में हमने एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी जो न्यू एनसीईआरटी है उसका 3.1 हमने डिटेल से उसका सॉल्यूशन देखा। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया बच्चों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देखें। और अब हम पहुंच गए हैं बच्चों लेक्चर नंबर 3, जहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। साथ साथ जो न्यू एनसीईआरटी है उसके एक्सरसाइज नंबर 3.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप भी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, साथ साथ अपना किताब निकाल लीजिए और क्वेश्चन को टैली करते हुए आगे क्वेश्चंस कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि आखिर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। इससे पहले आपको एक बात जरूर सोचनी चाहिए बच्चों कि जब हमारे पास ग्राफिकल मेथड था तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों पढ़ रहे हैं, और आगे चलकर फिर हम एलिमिनेशन मेथड भी पढ़ेंगे। तो जब ग्राफिकल मेथड है हमारे पास तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने की आखिर हमें जरूरत ही क्यों पड़ी। तो देखिए, इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है बच्चों कि आप ग्राफ जब प्लॉट करते हैं तो उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पॉइंट्स रूट में आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है जहां पे जिसके कोफिशिएंट्स में रूट है और उसका जो सॉल्यूशन आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स यानी x और y वो भी क्या है, रूट्स में है, तो वहां पर एग्जैक्ट पॉइंट निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जब एग्जैक्ट पॉइंट नहीं आएगा तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो यही सबसे बड़ी डिमेरिट है ग्राफिकल मेथड का। साथ साथ ग्राफिकल मेथड अभी इस लेवल पर, जब आप क्लास 10th का क्वेश्चन कर रहे हो तो इस लेवल पर थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसीलिए हमें अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के 2 मेथड और पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से बच्चों। तो होता क्या है आखिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपको नाम से पता चल रहा होगा बच्चों कि सब्स्टिट्यूट यानी कि किसी की जगह पर किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करना, उसी को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल आईपीएल आप लोग देखते होंगे, आईपीएल में अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, किसी कारणवश वो नेक्स्ट मैच नहीं खेलने वाला है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि यहाँ पर किसी प्लेयर को सब्स्टिट्यूट किया गया, सब्स्टिट्यूशन में आया है। उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे कि x या y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, और जिस इक्वेशन से हमने x या y की वैल्यू निकाला है वहां से हटाकर हम दूसरे इक्वेशन में x या y की वैल्यू डालेंगे, तो हमारा पूरा का पूरा अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 1 वेरिएबल में आ जाएगा। और हम 1 वेरिएबल को सॉल्व करना आसानी से जानते हैं, क्लास 8 में भी हमने पढ़ा है, बड़ा डिटेल से पढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड का, कि ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें हम लोग करेंगे क्या, तो एग्जाम्पल से ही समझते हैं। एग्जाम्पल से समझने का तरीका सबसे अच्छा होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं आपके बुक से, ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक है, इस बुक से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। यहाँ पर दे रखा है कि एक आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है बच्चों, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन दे रखा है x प्लस 2y इक्वल टू 3, और इसे हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कैसे अप्लाई करेंगे। आप देखिए कि इसको हम बोल सकते हैं बच्चों कि ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारा और ये इक्वेशन नंबर 2 है। जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी इक्वेशन आपको ज्यादा सिंपल लगे, वहां से हमें x या y की वैल्यू निकाल लेनी है।
और x और y की वैल्यू निकालकर हमें दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि x प्लस 2y इक्वल टू 3 ज्यादा कन्वीनियंट है मेरे लिए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ से x इक्वल टू मैं क्या कर लूंगा 3 माइनस 2y लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दूंगा और इसको पुट करूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देते हैं। तो x की जगह पर आप यहाँ पे पुट कीजिए तो 7x 3 माइनस 2y है माइनस 15y इक्वल टू 2, यही तो आएगा। अब देखो आप यहाँ पर कि ये इक्वेशन आपका अब 1 वेरिएबल में हो चुका है, जो कि एक ही वेरिएबल है यहाँ पर y, और इसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी है। तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21 माइनस 7 टू 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। अब जो लाइक टर्म्स को हम लोग एक तरफ करते हैं बच्चों, यही तो होता है ना कि लाइक टर्म्स को हम लोग क्या करते हैं एक तरफ करते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा कि माइनस 14y और माइनस 15y ये दोनों को जब आप ऐड करोगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी ऐड होगा, और जिसका साइन बड़ा होता है वही साइन यहाँ पे लगता है। यहाँ पर तो दोनों माइनस में है तो ऑब्वियसली माइनस में ही आएगा यहाँ पे। और 15 और 14 को जब हम ऐड करते हैं बच्चों तो 29 हो जाता है। तो 29y इक्वल टू, ठीक है, इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो 2 माइनस 21 यहां पर क्या आ जाएगा माइनस 29y इक्वल टू माइनस 19। सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों माइनस 19 अपॉन माइनस 29, माइनस माइनस आप हटा दोगे कैंसिल कर दोगे तो 19 अपॉन 29, ये आपका y की वैल्यू आ गया। बड़ा ही आसानी से y की वैल्यू आ गया। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड कितना आसान है कि y की वैल्यू आराम से आ गया। अब हम यही y की वैल्यू क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, क्योंकि मुझे x भी तो चाहिए ना। तो यहां पर पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3। अब हम क्या करते हैं थर्ड इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू क्या था 3 माइनस 2, y की वैल्यू आया है 19 अपॉन 29, और यहाँ पे 3 माइनस 19 इंटू 2 करते हैं बच्चों तो 38 आता है, तो माइनस 38 अपॉन 29। अब यहाँ से एलसीएम 29 हो जाएगा और 29 इंटू 3 कितना हो जाता है 9 3 27 कैरी 2 और 3 2 6 6 प्लस 2 8 87, ठीक है। 9 3 27 2 और 3 2 6 6 और 2 8 माइनस 38। यहां पर जब आप माइनस करेंगे तो 17 में से 8 गया, क्या बचता है 9, ठीक है। और ये 7 हो गया, 7 माइनस 3 कितना होता है 4, तो 49 अपॉन 29, ये आपका आंसर हो गया। सो हमारे पास y की वैल्यू आ गया 19 अपॉन 29 और x की वैल्यू आ गया 49 अपॉन 29। यही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या किया कि सबसे पहले किसी भी एक इक्वेशन से हमने एक वेरिएबल का यहाँ पर वैल्यूज है ना निकाल लिया। इन टर्म्स ऑफ एक वेरिएबल को आप दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में हमने एक्सप्रेस कर दिया, इसको इस तरह से बोलते हैं, और उस इक्वेशन का नाम दिया हमने थर्ड। अब जिस इक्वेशन से आपने निकाला है उसके दूसरे इक्वेशन में जिससे निकाला है उसमें मत पुट कर देना। इसके अलावा जो दूसरा इक्वेशन है, जैसे हमने सेकंड से इसको निकाला था तो हमने फर्स्ट में पुट किया, अगर हम फर्स्ट से निकालते तो सेकंड में पुट करते, और यहाँ पर हमने क्या किया कि सेकंड से निकाला था तो फर्स्ट में पुट कर दिया, और वहां से हमें एक वेरिएबल में इक्वेशन बन गया और एक वेरिएबल में हमने इसको सॉल्व किया और y की वैल्यू यहाँ आई। y की जैसी वैल्यू यहाँ आई तो हमने यहाँ पर देखो x इक्वल टू, क्योंकि x को हमने y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रखा था तो आसानी से यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किया और x की भी वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आपको बच्चों कि दोनों वेरिएबल का x और y दोनों वेरिएबल का वैल्यू आ गया, और इसी को कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड? क्योंकि हमने यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ से सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालकर फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया है। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। होप कि आपको ये समझ में आ गया।
अब हम चलते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज की तरफ, और एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी 3.2 3.3 एंड न्यू एनसीईआरटी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो चलते हैं, आप भी अपने कॉपी और पेन पर आसानी से सॉल्व करते जाइए। पहले खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखिए कि आपका सॉल्यूशन सही आया है कि नहीं। देखिए पहला इक्वेशन हमारे पास ये है, बड़ा आसान क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। क्या दे रखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, दो इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर 2। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे उससे आप क्या कीजिए, x या y की वैल्यू निकालिए और दूसरे में सब्स्टिट्यूट कीजिए। यहां भी मुझे सेकंड इक्वेशन ज्यादा कन्वीनियंट लग रहा है बच्चों, तो मैं क्या लूंगा कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 हमारे पास है, तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, और इसको मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 3, और इसको क्या करूंगा, 1 में पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, x को यहाँ पर हमने y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर लिया है, एक्सप्रेस कर लिया है। अब इसको क्या करेंगे, x के जगह पर यहाँ पे पुट करेंगे, तो x के जगह पर आप पुट कीजिएगा 4 प्लस वाई, और फिर क्या है, y है, y इक्वल टू 14। अब यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, 4 प्लस वाई 2y इक्वल टू 14। ये जब 4 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 14 माइनस 4 कितना हो जाता है जी, 10। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। तो y इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। अब y इक्वल टू 5 को आपको फिर किसमें पुट करना है, थर्ड इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन में पुट कीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस y की जगह पर आपने 5 रख दिया। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 9। तो x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आप चेक भी कर सकते हैं, x को आप 9 रखिए, प्लस y को आप 5 रखिए, तो देखो यहाँ पर भी क्या आता है, 14 आता है, LHS इक्वल टू RHS है। यहाँ भी अगेन x को 9 रखो माइनस y को 5 रखो, तो देखो LHS में क्या आता है, 4 आता है, तो LHS इक्वल टू RHS। ये इक्वेशन का सॉल्यूशन आ चुका है, x और y। जब भी सॉल्यूशन आए तो इस तरह से ब्रैकेट में डाल दिया कीजिए, ताकि कॉपी जो चेक कर रहा है, आपका बोर्ड की कॉपी चेक कर रहा है, या फिर कोई भी टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, तो उनको साफ साफ दिख जाए कि हाँ कि इसने जो वैल्यू निकाल रखा है वो क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट, और ये है बच्चों यहाँ पर कि पहला इक्वेशन दे रखा है हमें s माइनस टी इक्वल टू 3, और दूसरा जो दे रखा है वो है, मैं बुक से आपको बता देता हूं कि दूसरा दे रखा है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। ये हमारा दूसरा इक्वेशन दे रखा है। यहां से भी हम लोग क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। यहां पर देखिए बच्चों, रिलेटिवली मुझे इक्वेशन नंबर 1 थोड़ा सा लेस कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, ये थोड़ा सा फ्रैक्शन में है, इसलिए हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि यहां से s की वैल्यू निकालूंगा और इसमें पुट कर दूंगा। तो निकालते हैं यहां से s की वैल्यू, तो यहां से s इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 3 प्लस टी। इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे इसको, क्योंकि 1 और 2 ऑलरेडी है। अब इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो s की वैल्यू क्या है, 3 प्लस टी अपॉन 3, इसकी जगह पर हमने रख दिया 3 प्लस टी अपॉन टी प्लस टी अपॉन 2। अब देखिए पूरा का पूरा इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ टी वेरिएबल में आ चुका है, एक ही वेरिएबल में आ चुका है। ठीक है, यहां से आप क्या करोगे बच्चों कि 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। अब इसको मुझे 3 को क्या बनाना है, 6 बनाना है, तो मुझे 3 को अगर 6 बनाना है 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, तो ऊपर भी तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपने जो भी प्रोसेस आप डिनोमिनेटर में करते हो वही प्रोसेस आपको न्यूमरेटर में करना पड़ेगा, तभी तो वो फ्रैक्शन क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 प्लस टी को भी तो करोगे, सिर्फ 3 को थोड़ी ना करोगे, टी को भी करोगे, तो टी भी को मल्टीप्लाई कर दो, तो 2t। हमने पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इंटू 3 करते हैं तभी 6 आता है। तो अगर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3t इक्वल टू 6 इक्वल टू 6।
अब यहाँ पर क्या आ गया बच्चों कि 6 प्लस 3t प्लस 2t कितना हो जाता है 5t इक्वल टू, ये जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, या आप ये बोल सकते हैं कि दोनों तरफ हम क्या करेंगे कि 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 कट जाएगा, और यहां 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, यहां से बच्चों क्या हो गया कि 5t बराबर आ गया 36 माइनस 6, यानी कि 5t बराबर है 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा 30। सो t इक्वल टू 30 अपॉन 5 यानी कि 6। सो t की वैल्यू आ गई 6। अब इसी को पुट कर दोगे क्या इक्वेशन नंबर 3 में, तो पुट इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो s हमें यहां से मिल जाएगा, 3 प्लस t था तो 3 प्लस 6 यानी s इक्वल टू क्या आ गया 9। तो s की भी वैल्यू आ गई और t की भी वैल्यू आ गई। आप यहां से पुट करके देख सकते हो कि क्या आपकी वैल्यू सही आई है। यहाँ पर देखिए s की वैल्यू अगर 9 पुट करते हैं और t की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो 9 माइनस 6 3 आता है, यानी ये सही है, यहाँ पे ये वेरीफाई हो रहा है। यहाँ पर अगर आप 9 पुट करते हैं तो 9 अपॉन 3 कितना हो जाता है 9 अपॉन 3 3 हो जाता है, और यहाँ पर भी जब आप 6 पुट करते हैं तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3 हो जाता है, 3 प्लस 3 6 हो जाता है, यानी कि सॉल्यूशन अब हमारा इंटैक्ट है, सही निकला है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। आप इसको प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप जो कॉपी और पेन निकाल कर कर रहे हैं, होप कि आप लोग मेरी बात मान रहे हैं और कॉपी और पेन निकाल कर कर रहे हैं मेरे साथ, तो आप देखिए कि क्या आपका सॉल्यूशन आपने भी इसी तरह से किया है, क्या आपका सॉल्यूशन सेम आया है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन ध्यान से देख लीजिए। आगे बढ़े, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम लोग किसी भी एक से क्या करेंगे अगेन कि x या y की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। यहां भी मुझे ये वाला इक्वेशन ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं यहाँ पे आप किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते थे, मैं यहां से निकाल लेता हूं। तो यहां से बच्चों मैं बोलूं कि अगर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y को इधर शिफ्ट कीजिए तो ये माइनस y है तो इधर जाके प्लस y हो जाएगा, और ये जो 3 है ये इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो 3x माइनस 3, यहां से हमने y की वैल्यू निकाल दी और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया और इसको पुट कर दिया, पुट इन इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो 9x है, हमने क्या निकाला इस बार y की वैल्यू निकाली है, तो y की वैल्यू यहां पुट कर देंगे 9x माइनस 3, y की वैल्यू हमने क्या निकाला है 3x माइनस 3, या हम इस तरह से बोल सकते हैं कि y को हमने इस बार x के टर्म में रिप्रेजेंट किया है, एक्सप्रेस किया है, इक्वल टू 9। अब इसको भाई यहां पर 9x माइनस 3 इंटू 3 9x, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 9। यहां पर देखिए बच्चों ये क्या हुआ कि ये तो 9x माइनस 9x 0 हो जा रहा है, x तो बचा ही नहीं, ये तो हमारे पास 9 इक्वल टू 9 आ जा रहा है। क्या सॉल्यूशन निकलेगा जी यहाँ पे, ऐसा कैसे 9 इक्वल टू 9, यहाँ तो x और y की वैल्यू पूछा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालना है, यहाँ पर आ गया 9 इक्वल टू 9। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 9 इक्वल 9 इसलिए आया है, आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों इक्वेशन को और जो कंडीशन आपने पढ़ा था a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्या ये इक्वल आ रहे हैं। a1 अपॉन a2 निकालिए, 3 अपॉन 9 1/3, फिर माइनस 1 अपॉन माइनस 3 1 अपॉन 3, और फिर यहाँ पर माइनस 3 अपॉन माइनस 9 1 अपॉन 3, यानी ये तीनों इक्वल हो रहे हैं। और ये कौन सा कंडीशन था बच्चों, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का। साथ साथ आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 9 इक्वल टू 9 तो ऑलवेज ट्रू है। आप यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखिए, x की कोई भी वैल्यू रखिए, दुनिया की कोई भी वैल्यू, कोई भी रियल नंबर अगर आप x की जगह पर रखेंगे बच्चों तो ये ऑलवेज 9 इक्वल टू 9 देगा, यानी कि इस कंडीशन को ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, यानी कि यहाँ पर x की 1 से ज्यादा वैल्यू हो रही है, एनी वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो रहा है, 1 से ज्यादा सॉल्यूशन आ रहे हैं, यानी कि ये यहाँ पे इनफिनाइट सॉल्यूशन है, इनफिनाइट सॉल्यूशन है। इसी कारण से बच्चों यहाँ पर ये कंडीशन आ गया 9 इक्वल टू 9, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है।
ठीक है, तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाए कि LHS और RHS बराबर हो जा रहे हैं और जो वेरिएबल है वो बिल्कुल खत्म हो जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, कट जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है, तब आप बोलेंगे कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इसीलिए ये कंडीशन आया। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, कभी ऐसा नहीं हो कि आपके साथ ऐसा हो जाए और आपको लगे कि हमने सॉल्यूशन गलत किया है। उसको जल्द से वेरीफाई कर लीजिए क्या ये इक्वेशन इक्विवेलेंट है कि नहीं। इक्विवेलेंट इक्वेशन है क्योंकि इसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यही इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। इसका भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, देखना है, तो इस सॉल्यूशन को देख लीजिए। ठीक है, मैं बढ़ता हूं आगे। 1 2 3 4 जय भगवान, ये आगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। बच्चों, मैं जब क्लास लेता हूं तो मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ये पॉइंट जब भी आता है, डेसिमल जब भी आता है या फ्रैक्शन जब भी आता है तो घबराते जरूर है। यहाँ पर देखिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस दे रखा है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। मैं क्या करता हूं, क्योंकि मैंने देखा कि जितने भी यहाँ पर डिजिट्स दे रखे हैं, जो भी टर्म दे रखा है, उन सब में पॉइंट जो है वो राइट साइड से एक ही डिजिट आगे है। यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को भी पॉइंट हटा सकता हूं, क्योंकि इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पॉइंट हट जाएगा, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि पॉइंट हटा देता हूँ और आपका डर खत्म करता हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, तो एक ही डिजिट के बाद तो पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट हट जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होकर। तो ये क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 3y आ गया, और इसको करोगे आप तो 13 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया अब हमारा। ये यहाँ पर आएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो ये इक्वेशन 2 बन गया। अब देखिए कितना आसान दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों में से किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। यहाँ पर बच्चों मैं क्या करता हूँ कि अगेन इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालता हूँ और सेकंड में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि 2x बराबर क्या हो जा रहा है बच्चों, 13 माइनस 3y। सो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y अपॉन 2। और इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं और इसको पुट कर देते हैं किसमें, सेकंड में। पुट इन इक्वेशन 2। अब यहाँ पर क्या है, 4x है, तो 4x की जगह पर मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, देखिए बच्चों, ब्रैकेट डालना मत भूलिए। जब भी एक से ज्यादा टर्म हो, यानी कि एक से ज्यादा टर्म प्लस या माइनस से डिफरेंशिएटेड हो, तब आप क्या करें कि जरूर यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं। ब्रैकेट लगाने से आपकी मिस्टेक नहीं होगी। अदरवाइज बहुत सारे बच्चों को कॉपी चेक करते वक्त मैंने पाया है, वो लोग क्या करते हैं कि 4 का मल्टीप्लाई सिर्फ 13 से करके छोड़ देते हैं और ये माइनस 3y से नहीं करते हैं, जहां पर उनकी गलती हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप इसलिए ब्रैकेट डालना जरूर कीजिए। या फिर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कोई माइनस वाला टर्म होगा तो सिर्फ एक ही टर्म से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दूसरे से नहीं करते हैं, तो अगेन सॉल्यूशन गलत हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ से बच्चों कि ये देखिए पूरा का पूरा डिवाइडेड बाई 2 है और ये पूरे से 4 से मल्टीप्लाइड है, तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ, 2 टाइम्स में गया। अब ये 2 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, 13 से भी होगा और माइनस 3y से भी हो गया। 13 से जब करेंगे तो 13 इंटू 2 26 माइनस 3 इंटू 2 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। यहां से बच्चों क्या होगा, माइनस 6 प्लस 5। अब देखो माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, यानी कि ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे और 6 में से 5 जाता है, कितना बचता है, सिर्फ 1 बचता है, यानी कि 1y यानी y। और जो साइन बड़ा होता है बच्चों, वो साइन हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर 5 में से 5 और 6 में से कौन सा बड़ा है, 6 बड़ा है, और 6 के आगे कौन सा साइन लगा हुआ, माइनस का। तो यहाँ पे माइनस y इक्वल टू, इधर जाओगे आप तो 23 माइनस 26। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस y इक्वल टू -3। अगेन प्लस माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 26 में से 23 जाता है तो क्या बचता है, 3 बचता है। अगेन 26 और 23 में 26 ज्यादा बड़ा नंबर है, उसके आगे साइन माइनस का है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा। सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस माइनस खत्म 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3।
3 में आप इसको पुट कर दीजिए, 3 में आप इसको पुट कर दीजिए। यहां पर जब आप 3 में पुट करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 माइनस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 3, ठीक है, अपॉन 2, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, 13 माइनस 3 3 9 अपॉन 2, और 13 में से 9 जाता है तो कितना बचता है, 4। तो 4 अपॉन 2 यानी कि x की वैल्यू 2 आ गई बच्चों। तो x की वैल्यू भी निकल गया और y की वैल्यू भी निकल गया। आप इसको क्या कर लें कि चेक कर लें, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि y की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूं तो ये आ जाता है 0.9, और अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये आ जाता है 0.4। तो 0.4 और प्लस 0.9 1.3 ही होता है, जो कि LHS और RHS आपको इक्वल दिखाई दे रहा है। अगेन इसको भी आप चेक कर सकते हैं, 0.4 इंटू 2 क्या हो जाता है, 0.8 हो जाता है, प्लस यहाँ पर y की वैल्यू 3 है, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 0.5 इंटू 3 1.5 हो जाता है। दोनों को ऐड कर लें बच्चों तो आपको क्या मिल जाता है, 2.3 ही आता है, जो कि इससे मैच कर रहा है, यानी LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। इसलिए ये हमारा परफेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों, x और y की वैल्यू आ चुकी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें, इस सॉल्यूशन को देखना चाहें तो देख लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मैं देख लेता हूँ कि क्या कैमरा में रिकॉर्डिंग चालू है। ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ पे बोलते जा रहे हैं और वो सर कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही है। तो 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ बच्चों, परफेक्ट कैमरा रनिंग है और 26 मिनट्स का वीडियो बन चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें बुक से देखना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने कि रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। नेक्स्ट रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। अगेन मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को कि जब भी रूट आ जाता है फिर भी वो घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है भाई, है ना, आपके साथ मैं हूं और बिल्कुल लास्ट तक आपके साथ रहूंगा, ठीक है। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता मैं वीडियो बनाता रहूंगा इसी की तरीके से। आप प्लीज वीडियो देखते रहें, ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट में सुधार करते रहिए, दूसरे को भी दिखाइए। अगर उनके कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं तो यहाँ पर जब मेरे साथ क्वेश्चन करेंगे तो जरूर क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से अगेन मैं क्या करता हूँ कि x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, या यूं बोल लें कि x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो रूट 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस रूट 3y। क्यों आएगा कि नहीं आएगा? इसको इधर ले जाओगे आप तो ये प्लस है तो ये माइनस में चला जाएगा। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। तो रूट 3 इंटू, और यहां से यहां से हमने x की वैल्यू नहीं निकाला, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस रूट, एक मिनट इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं। यहां से आया था हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या लिखा हमने, रूट 2x इक्वल टू माइनस रूट 3y। सो x इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y। ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। और इसको पुट करते हैं बच्चों, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर रूट 3 इंटू एक्स की जगह पर हम क्या पुट कर रहे हैं, माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। यहां पर देखिए बच्चों कि रूट 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस रूट 3 से। रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर, अगर कोई भी चीज को सेम ही अपने आप से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 हो जाएगा, यानी माइनस 3 अपॉन रूट 2y माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि यहाँ पर कैलकुलेशन किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है।
आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से y तो कॉमन आप उठा सकते हैं ना, यहाँ पर y को यहाँ से कॉमन ले लीजिए, y को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा क्या, -√3 अपॉन √2 -√8 इक्वल टू 0। आप देखिए बच्चों कि यहाँ पर ये टर्म तो 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता ये टर्म 0? क्योंकि ये चीज और ये दोनों बराबर नहीं है, और दोनों बराबर भी नहीं है, और दोनों निगेटिव में, तो माइनस माइनस तो ऑलवेज ऐड होता है। कोई चीज ऐड होकर 0 कैसे आ सकता है? अगर दोनों चीज नेगेटिव है या दोनों चीज पॉजिटिव है तो दोनों ऐड होकर 0 नहीं बना सकते, तो ये तो 0 होगा नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो भाई इसका मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 कब बनेगा? अगर एक टर्म, ये टर्म पूरा 0 के बराबर नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि ये टर्म 0 रहा होगा, तभी तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर सो y इक्वल टू 0। क्या बोल सकते हैं? y इक्वल टू 0। और जैसे ही 0 आया y इक्वल टू, आप इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में, पुट इन इक्वेशन 3। और जब भी आप पुट करेंगे यहाँ पर, जैसे ही आप यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए -√3 अपॉन √2 इंटू 0। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, रियल नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो x इक्वल टू आपके पास आ गया 0। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको प्लीज देख लें और हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। ठीक है बड़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी हमें बुक से देखना पड़ेगा, फ्रैक्शन में दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th नंबर लास्ट क्वेश्चन, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2 और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है कि फ्रैक्शन में है। अगेन जब भी फ्रैक्शन हो और डेसिमल हो तो उसको थोड़ा सा ना सिंपल बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको फ्रैक्शन से डर लग रहा है तो फ्रैक्शन को हटा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? कैसे हटाया जाता है? आप ऐसे कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, ताकि वो उसको डिवाइड करके क्या कर दे, फ्रैक्शन को खत्म कर दे। अब यहाँ पर देखिए कि ऐसा कौन सा मिनिमम नंबर होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि 3 और 2 दोनों से डिवाइडेड है। अगर 3 और 2 से दोनों डिवाइड वाला नंबर हम देखें तो वो एलसीएम ही होगा। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 होता है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर नंबर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी 3 और 2 है तो इसका भी एलसीएम 6 होगा, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो आप जब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बच्चों तो क्या आ जाएगा, है ना, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 से 6 3 टाइम्स में कट जाएगा, 3 3 9 9x माइनस 6 से इसको फिर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 इंटू 2 क्या हो जाता है, 6 हो जाता है, 2 टाइम्स में कटा है तो -5 इंटू 2 -10y इक्वल टू, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 2 12 -12। तो ये पहला इक्वेशन ये बन गया हमारे पास। ठीक है, पूरे इक्वेशन को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया है, प्लीज आप करके देखो यही आएगा। 6 से मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 से 6 को डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, फिर यहाँ पर 3 से जब आप 6 को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 आएगा, वही चीज है। और यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 2 12 आएगा, माइनस था -12। यहाँ भी हम लोग इसी तरह से करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2x, फिर यहाँ पे 2 से हमें 6 को डिवाइड करना है अगेन, तो 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा और 3y हो जाएगा फिर ये, और इक्वल टू यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 6 कट जाएंगे ऊपर नीचे और ये 13 बचेगा। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, आप किसी भी एक इक्वेशन से आप दूसरे इक्वेशन में पुट कर दीजिए वैल्यू को निकालकर। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y। सो x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 13 माइनस 3y अपॉन 2। इसको क्या मान लेना होता है, इक्वेशन नंबर 3, और इसको पुट कर देंगे किसमें, हमने निकाला है सेकंड इक्वेशन से तो पुट करेंगे फर्स्ट में। अगर फर्स्ट से निकाला होता तो सेकंड में पुट करते, ये हमने सेकंड से निकाला है तो पुट कर देते हैं फर्स्ट में। तो पुट इन इक्वेशन 1।
ठीक है, तो 9 x की जगह पर 13 माइनस अगेन ब्रैकेट 3y, मैंने बताया था कि एक से ज्यादा टर्म हो तो ब्रैकेट डाल देना है, माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तो डिवाइड नहीं हो रहा है तो 9 जाके इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। 13 इंटू 9 कितना करते हो आप, क्या होता है 117 माइनस 9 इंटू 3 27 y अपॉन 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा 117 माइनस 27y, 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 मैंने एलसीएम ले लिया और यहाँ पे 117 माइनस 27y माइनस, ठीक है 2 इंटू 10 करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 20, तो 20y इक्वल टू माइनस 12। होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है कि कैसे आया, प्लीज आप देख लीजिए, मैं बिल्कुल अलग हूँ, आपको सीधा रूप से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पोर्शन को इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यहाँ पर 2 जाके उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, या यूं बोल रहे हैं कि दोनों तरफ हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 2 इधर कट जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 2, तो माइनस 24 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये दोनों लाइक टर्म है, 27 और 20 माइनस माइनस प्लस दोनों ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा 47, तो मैं बोल सकता हूँ कि 117 माइनस 47 y इक्वल टू माइनस 24, क्योंकि 12 इंटू 2 24। अब देखिए बच्चों कि माइनस 47y ये इधर जाएगा तो 117 है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में 24 माइनस 117, दोनों को ऐड करोगे बच्चों आप तो माइनस 47y, इनको ऐड करो माइनस माइनस प्लस, 7 प्लस 4 11 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 और ये 4 और ये 144, यानी माइनस 144 माइनस 140, 7 प्लस 4 11। ठीक है, तो माइनस 141 आ गया। अब यहां से y इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों माइनस 141 अपॉन माइनस 47, माइनस माइनस खत्म। अब इसको कितने टाइम्स में चला जाएगा, आई थिंक 3 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब इसको पुट कर देते हैं थर्ड इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 3, वहां से सीधा यहाँ पे पुट इन इक्वेशन 3 इक्वेशन क्या है x इक्वल टू 13 माइनस y की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, तो 3 इंटू 3 अपॉन 2 क्या हो जाएगा x इक्वल टू 13 माइनस 3 9 अपॉन 2, 13 माइनस 9 कितना होता है 4 अपॉन 2, सो x की वैल्यू यहाँ भी 2 आ गई है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, x की जगह पर आप 2 रखेंगे बच्चों तो 2 कट जाएगा 3 आएगा, 3 माइनस फिर 5 और y की जगह पर 3 रखना है, फिर 3 कट जाएगा तो माइनस 5, 3 और माइनस 5 करते हैं तो माइनस 2 आता है, वेरीफाइड है। यहाँ पर भी x की जगह पर अगर आप 2 रखो तो 2 अपॉन 3 प्लस y की जगह पर अगर आप 3 रखो तो 3 अपॉन 2, ठीक है, इनका एलसीएम 6 और ये 4 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 9 प्लस 4 13 अपॉन 6, देखो आरएचएस में भी 13 अपॉन 6 है, तो यानी कि ये हमारा सही सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। ये 1 का सारा पार्ट था, 5 पार्ट थे 1 का, ये सारा खत्म हो गया। अब आप पानी वानी पी लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 के आगे बढ़िए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन इस पे बेस्ड मॉडिफाइड क्वेश्चन जरूर आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं बच्चों, तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर आइए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। यानी कि पहले इस इक्वेशन को तो सॉल्व हमें करना ही करना है और बाद में एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, उसके बाद आपको m की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है। और m की वैल्यू कहाँ फाइंड करनी है, इस इक्वेशन से m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको ये दोनों जो इक्वेशन दे रखा है, इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि है यहाँ पर 3.2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला इक्वेशन दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2y
यहाँ पे टाइपो एरर है, यहाँ पे 2x होना चाहिए। एक मिनट मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। 2x ऑब्वियसली, यहाँ पे y क्यों होगा 2x, तो 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया और ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। मैं क्या करता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन टू हम क्या कर लेते हैं, वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे कि 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर ले जाइए, माइनस 24 प्लस 4y। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 24 प्लस 4y अपॉन 2। यही तो होगा ना, 2 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 2 जाके इधर डिवाइड होगा। यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 अगर आप यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस 12 प्लस 2y अपॉन 2। ऐसे इसलिए किया कि नीचे 2 था, ये कट जाएगा तो हमें कुछ सिंपल वैल्यू मिल जाएगा, यानी x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2y आ गया। अब इसको क्या मान लेना है, इक्वेशन नंबर 3 मान लेना है। और हमने सेकंड इक्वेशन से ये चीज निकाला है तो फर्स्ट में पुट करेंगे। जब सेकंड से निकालते हैं तो फर्स्ट में पुट करेंगे, फर्स्ट से निकालते हैं तो सेकंड में पुट करते हैं। अब इसको पुट कर देते हैं फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन 1 कीजिए। तो 2 अगेन 2 टर्म है तो मैं क्या कर लूंगा कि यहाँ ब्रैकेट डाल लूंगा, माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 11। ठीक है, 2 इंटू माइनस 12 कितना होता है 24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 11। यहाँ से 4 प्लस 3 करेंगे तो 7y इक्वल टू, लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। 24 माइनस में है तो यहाँ जाकर प्लस में हो जाएगा, और 24 प्लस 11 कितना होता है बच्चों 35। सो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई 35.75, 35.75, क्योंकि 7 जाके इधर डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड होगा, जो मल्टीप्लाई इधर होता है उधर जाके डिवाइड होता है। तो ये आ गया हमारा y की वैल्यू। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, पुट इन इक्वेशन 2, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से x इक्वल टू मिल जाएगा माइनस 12 प्लस 2 इंटू 5 यानी कि 10। तो x माइनस 12 प्लस 10 है तो कितना आ जाएगा माइनस 2। ठीक है, तो x की वैल्यू भी आ गई हमें माइनस 2। अब हमें क्या बोला था कि आप इसकी सॉल्यूशन निकालिए और उसके बाद यहां से m की वैल्यू निकालिए। अब इसको क्या करना है, दोनों चीज को हमें इस इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट x एंड y इन इक्वेशन क्या, y इक्वल टू mx प्लस 3। y क्या है हमारे पास, कितने वैल्यू आए थे 5 इक्वल टू m, x क्या है माइनस 2 प्लस 3। 3 को आप इधर ले जाइए तो क्या बचेगा 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू माइनस 2m। ठीक है, सो m की वैल्यू आ गई बच्चों 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इक्वल टू, सो m इक्वल टू माइनस 1, और ये माइनस 1 आपका आंसर हो जाएगा। m की वैल्यू माइनस 1 आ गई, ये आपका आंसर होगा। आप देखिए यहाँ पे पुट करके देखिए, x की वैल्यू माइनस 2 था और माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 2 इंटू माइनस 1, ठीक है, प्लस 2, 2 प्लस 3 5, जो कि y की वैल्यू से मैच कर रहा है। ये आपका राइट सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपने ऐसा किया है तो आपको मुबारक, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, हमने आपके लिए सॉल्व किया है। आप इस सॉल्यूशन को देखें और फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखें कि किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ से आपके क्या चालू हो रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम चालू हो रहे हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा और उसको फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों वो है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर हैं, उनके बीच का डिफरेंस कितना है 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और दूसरा कंडीशन दे रखा है कि एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स है, फाइंड देम, और उसको क्या बोला है कि उस नंबर को आपको फाइंड कीजिए। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट the two numbers be two numbers, क्योंकि हमें दो नंबर निकालना है, उसको हमें नहीं पता तो वेरिएबल में ही मानेंगे, x और y मान लेते हैं। तो लेट the two numbers be x and y, है ना, y मान लेते हैं, रेस्पेक्टिवली लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये हम लोग मान लेते हैं। वेयर मान लेते हैं हम कि x जो है वो y से बड़ा है, वेयर x इज ग्रेटर देन y। ये लिखना मत भूलना बच्चों,
कभी कभी आप इसको मिस कर देते हो, ठीक है, और खुद ही फिर जाके बाद में गलती कर देते हो। यहां से आपको ये पता है कि x क्या है, y से बड़ा है, तो x में से y को घटाओगे, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस बोला है ना। तो पहला कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन हम लोग क्या बोल सकते हैं पहला कंडीशन से कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। x बड़ा था तो x में से y को घटाएंगे, कितना आएगा 26। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। एंड फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हमारे पास फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, ये क्या सेकेंड कंडीशन क्या है, फ्रॉम सेकेंड, आप लोग पूरा लिखना बच्चों, मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। फ्रॉम सेकेंड कंडीशन वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो हम मान लेते हैं x बड़ा है तो x इक्वल टू क्या होगा y का 3 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरा इक्वेशन आया, यहाँ पर कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। हम यही तो कर रहे थे ना कि एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे थे, दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में। यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सीधे वैल्यू निकालूंगा और फर्स्ट में पुट कर दूंगा। यहाँ पर देखिए x क्या है, y के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पुट इन इक्वेशन 1, x की जगह पर 1 पुट कर, x की जगह पर 3y पुट कर देते, 3y माइनस y इक्वल टू 26। तो क्या हो जाएगा 3y माइनस y कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 26। सो y का बराबर कितना आ गया 13। तो y की वैल्यू 13 आ गई और इसी को पुट कर दोगे इस इक्वेशन में। सो x इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू 13 यानी कि x इक्वल टू 39। तो दोनों नंबर निकल गए। सो रिक्वायर्ड नंबर क्या आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या हो गया, एक आया 39 एंड दूसरा आया 13। दूसरा क्या आया 13। आप देखिए इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। 39 माइनस 13 करते हैं 26 आता है, और यहाँ पर जो 39 है 13 से 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स है उसका, ठीक है। तो ये भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमारा सॉल्यूशन परफेक्ट है, सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें कि कैसे हुआ है। मैं बढ़ता हूं आगे। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हो बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल उस एंगल्स को बोलते हैं जिस दो एंगल का सम क्या हो जाए 180 हो जाए। अगर दो एंगल का सम 180 है तो एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री है। अब उसमें से एक बड़ा होगा एंगल और एक छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है कि एक बड़ा और एक छोटा होगा, ठीक है। या फिर दोनों बराबर हो सकते हैं, 90-90 होगा। तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड, यहाँ पे लार्जर दे रखा है, तो लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो एक तो कंडीशन तो आपको यही पता है ना कि सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर हमने दो एंगल्स को x और y माना तो उनका सम x प्लस y, एक इक्वेशन तो यही निकल जाएगा 180 डिग्री। तो हम मान लेते हैं कि लेट द टू एंगल्स बी x एंड y, यहां भी वेयर लिखेंगे, वेयर x यानी x बड़ा है y से, ठीक है। तो बोला कि जो लार्जर है, तो सबसे पहला तो कंडीशन ये हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए सप्लीमेंट्री दे रखा था। तो एक कंडीशन तो हमें यहीं से मिल गया जो सप्लीमेंट्री दे रखा है। दूसरा इक्वेशन क्या बोला है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर, यानी स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है। तो लार्जर क्या है x, अगर उसमें से हम स्मॉलर को घटाएंगे तो 18 आएगा, क्योंकि 18 ज्यादा है। x क्या है, y से 18 ज्यादा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x इक्वल टू है ना y प्लस 18। भाई जो बड़ा है यही तो बड़ा है ना, x ग्रेटर देन y, तो जो बड़ा है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, 18 डिग्री ज्यादा है, तो 18, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। देखिए यहाँ भी ऑलरेडी x y के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, तो मैं इसको मैं सीधा पुट कर देता हूँ। अब पुट करता हूँ, ये सेकंड इक्वेशन है, पुट इन इक्वेशन 1। आप जैसे ही 1 में पुट करेंगे y प्लस 18 हो जाएगा, x की जगह पर लिख दिया, x की जगह पर क्या लिखा y प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से क्या आ जाएगा y प्लस y यानी 2y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस
18 डिग्री करेंगे क्योंकि ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा। 180 माइनस 18 कितना होता है बाबू? 2y। 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 1 गया 6 1, ठीक है। सो y इक्वल टू हो जाएगा 162 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 81 डिग्री। 81 डिग्री, तो y की वैल्यू आ गई 81 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इसको सेकंड में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 2, क्योंकि 2 इक्वेशन में ही x के बराबर दे रखा है तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, x इक्वल टू 81 डिग्री प्लस 18 डिग्री। सो x के बराबर क्या आ जाएगा बच्चों? 81 प्लस 18 दोनों को ऐड करेंगे तो 99 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए लार्जर जो एंगल है वो 99 आ गया और जो स्मॉलर है वो कितना आ गया? 81 है। दोनों को आप जोड़ते हैं तो 180 आ जाता है। देख लीजिए 9 प्लस 1 10 और 9 प्लस 8 17, 17 एक कैरी फॉरवर्ड तो 180 हो गया इन दोनों को ऐड करके। सॉल्यूशन हमारा सही है। आपका भी अगर ये आया तो कांग्रेचुलेशन, नहीं आया तो फिर से इसको वीडियो को देखिए और देखिए कि किस तरह से सॉल्व किया हुआ है या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट मेरे साथ प्लीज कॉपी और पेन निकाल के करते चलिए, तभी आपको प्रैक्टिस होगा और आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, थर्ड का थर्ड। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट। एक कोच है क्रिकेट टीम पे, उन्होंने क्या किया कि 7 बैट खरीदा है और 6 बॉल खरीदा है फॉर 3800 रुपीज। बड़ा सस्ता है जी, ठीक है। बैट 7 बैट और 6 बॉल इतना कम दाम में आ गया। लेटर सी बाइज 3 bats and 5 balls for 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. हमें क्या किसका कॉस्ट निकालना है? हर एक बैट का, ईच बैट का एंड ईच बॉल का। तो हम लोग मान लेते हैं कि हर एक बैट का, 1 बैट का कॉस्ट x रुपीज है और बॉल का कॉस्ट कितना है? y रुपीज है। तो हम लोग मानेंगे कि लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल be x and y rupees respectively, है ना। रेस्पेक्टिवली से क्या हो जाता है कि x जो है वो बैट के लिए, क्योंकि बैट यहाँ पे पहले आया है, यहाँ पर x पहले आया है, तो x और बैट क्या होंगे? टैली होंगे। तो x जो रुपीज है वो बैट का प्राइस है और y जो रुपीज है वो बॉल का प्राइस है। तो आपको आपको समझ में आ रहा हो किस तरह से लिखा गया ये। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमानुसार, है ना, जो क्रम में, ऑर्डर में। तो आपने जो पहला ऑर्डर में क्या लिखा है? पहला बैट लिखा है और यहाँ पर पहले x लिखा है, यानी कि x जो है वो बैट का प्राइस है। बाद में आपने क्या लिखा है? बॉल लिखा है और बाद में वहां पर y लिखा है, तो y जो है वो बॉल का प्राइस है, इसलिए रेस्पेक्टिवली लिखा जाता है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों कि 7 बैट खरीदा। अगर एक बैट का प्राइस x रुपीज है तो 7 बैट का दाम 7x, तो 7x, है ना। और इन दोनों को जोड़कर इनका टोटल कॉस्ट हुआ था ना, तो कॉस्ट हुआ है, टोटल कॉस्ट हुआ है, तो हम ऐड करेंगे प्लस, है ना। 6 बॉल, तो 6 बॉल की प्राइस, एक बॉल का प्राइस y है तो 6 बॉल का 6y हो जाएगा, 6y, और दोनों मिलाकर उनको कितना पे करना पड़ा है? 3800 रुपीज। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। उसी तरह से फ्रॉम सेकंड कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं ना बच्चों कि सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है? 3 बैट्स है और 5 बॉल। तो 3 बैट का प्राइस कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स, क्योंकि एक बैट का प्राइस x रुपीज है, तो 3 बैट का प्राइस 3x, तो 3 इंटू एक्स प्लस दोनों को ऐड करना है क्यों? क्योंकि टोटल वो मनी पे कर रहे हैं 1750 के। टोटल कैसे होगा? ऐड करोगे तभी तो। 5y इक्वल टू 1750, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करेंगे? आप किसी भी एक इक्वेशन से क्या करें, x या y के वैल्यू निकाले और सेकंड में पुट कर दे। मेरे पास यही नजदीक है और दोनों लगभग लेसी बराबर ही कॉम्प्लिकेशन है दोनों का, तो मैं यहाँ पर 1 से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ फ्रॉम, है ना, यहां से लिख लेता हूँ 7x इक्वल टू 3800, इसको इधर भेजता हूँ तो माइनस 6y, तो सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ठीक है। ये आ गया हमारा इक्वेशन और इसको इक्वेशन नंबर 3 देते हैं। हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है, इसको कहां से निकाला है? फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है, तो फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है तो पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 2, तो यहां पर आ जाएगा 3
x की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब यहाँ पर 3 जाके दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 0 0 8 3 जा 24 कैरी 2 3 3 9 9 प्लस 2 11 ये हो जाएगा, और माइनस 6 3 जा 18 18y अपॉन 7, ठीक है, प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया 7 7 को हटाना है मुझे, तो पूरे इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस पूरे इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 11400 माइनस 18y, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35y आ गया, इक्वल टू इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 7 5 35 कैरी 3 7 7 जा 49 49 प्लस 3 52 कैरी 5 और 7 प्लस 5 12 ये आ गया। ठीक है, एक बार फिर से कर लीजिए, 0 7 प्लस 7 इंटू 5 35 कैरी 3 7 7 जा 49 49 प्लस 3 52, ठीक है, 52 का 2 कैरी 5 7 और प्लस 5 12, ठीक है, यहाँ आ गया। अब देखो 35 माइनस 18 होगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे साइन किसका बड़ा है, बड़ा नंबर 35 है, उसके आगे साइन क्या है प्लस, तो प्लस में रहेगा, तो प्लस का 35 माइनस 18, 35 में से 18 जाएगा, ये 15 कैरी लोगे तो 15 में से 8 गया 7, ठीक है, ये बचा 2 2 में से 1 गया 1 यानी 17, y इक्वल टू इसको इधर भेजेंगे, ठीक है, तो 12250 माइनस 11400 ये आ जाएगा 17y इक्वल टू, घटाओ इसको 0 5 12 में से 4 गया 8, ठीक है, ये 1 कट जाएगा और ये भी 1 कट जाएगा, सो y इक्वल टू कितना आ गया 1850 अपॉन 17, ये आ जाएगा 50, 7 5 जा 85 और 5 ये 50 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब इसको पुट कर देंगे किसी एक इक्वेशन में, थर्ड में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 में आप पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू, ठीक है, 50 अपॉन 7, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 3800 माइनस 6 इंटू 5 50 300 हो जाएगा अपॉन 7, तो x इक्वल टू 3500 अपॉन 7 डिवाइड करोगे तो x इक्वल टू 500। अब बच्चों यहाँ पर दोनों की वैल्यू आ गई है, x और y दोनों की वैल्यू आ गई है। x क्या था, बैट का प्राइस था, तो आप लिखेंगे कि प्राइस कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज 500 रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज 50 रुपीज। ठीक है, बड़ा सस्ता है यार, बैट 500 रुपए में मिल रहा है और बॉल कितना मिल रहा है, 50 रुपए में मिल रहा है। तो होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया हो, प्लीज इसको एक बार जरूर देख ले, ठीक है, इसको देखिए कि किस तरह से हुआ है और खुद भी करने की कोशिश कीजिए, अपना सॉल्यूशन को मैच कीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कॉपी में लिखना है तो जल्दी से पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी, एक कोई सिटी है वहां पे टैक्सी के कुछ चार्जेज है। द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड प्राइस, एक क्या है फिक्स्ड प्राइस दे रखा है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड, और फिर बाद में क्या करता है वो कि जितना डिस्टेंस आप कवर करोगे उस डिस्टेंस पर डिस्टेंस के अनुसार भी आपको फेयर जोड़ता है। तो एक तो फिक्स चार्ज ले रखा है कि आप चढ़े और उतर गए तो एक फिक्स चार्ज कि भाई उतना तो लगेगा ही लगेगा, और फिर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे उस हिसाब से वो आपको पैसा चार्ज करेगा। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलने के लिए उसने क्या किया, द चार्ज पेड इज, कितना चार्ज पे किया गया, 105 रुपीज चार्ज पे किया गया। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर के लिए क्या चार्ज पे किया गया, 155 रुपीज पे किया गया। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हम मान लेते हैं कि लेट द फिक्स्ड चार्ज बी आर एस एक्स है ना, एंड प्राइस पर किलोमीटर
पर किलो, हर एक किलोमीटर पर क्या है, आयरिस वाई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएंगे। अच्छा, और साथ साथ ये भी पूछा है कि अगर 25 किलोमीटर चला तो कितना पे करना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। तो फिक्स चार्ज को हमने x रखा है, x तो हमेशा फिक्स है ही, तो x तो हर एक में ऐड होगा ही। तो पहला कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन जो है, कितना पे करना पड़ा, 105 रुपया। तो भाई x तो पे करोगे ही क्योंकि ये तो फिक्स है, प्लस हर एक किलोमीटर पर आपको पे करना पड़ेगा। 10 किलोमीटर चले तो 10 इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर पे चलने पर वाई रुपीज दाम है, तो 10 पे चलने के लिए क्या हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा। तो x प्लस 10 वाई इक्वल टू 105। तो ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन, x तो भाई फिक्स चार्ज है तो x तो रहेगा ही, प्लस, और यहाँ पे 15 किलोमीटर चला तो 15y इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना पे किया है, 155 रुपया, 155 रुपया। ये इक्वेशन पहला और ये इक्वेशन दूसरा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर आगे स्लाइड पे हम इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 10y इक्वल टू 105 एंड x प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, आगे बढ़े। क्या था, x प्लस 10y इक्वल टू 105 एंड x प्लस 15y इक्वल टू 155। ठीक है, यही है इक्वेशन में 155। ठीक, तो हम क्या कर लेते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालिए और दूसरे में पुट कर दीजिए। हम फ्रॉम इक्वेशन 2 ही निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 155 माइनस 15y। अब तो आप एक्सपर्ट बन गए होंगे इसको सॉल्व करने का। ये इक्वेशन नंबर 3 पुट करते हैं 1 में, पुट इन इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करेंगे x की वैल्यू, तो 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। ठीक है, यहां से बच्चों देखिए कि प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये माइनस का साइन बड़ा है क्योंकि माइनस का यहाँ डिजिट बड़ा है। तो 155 माइनस 5y इक्वल टू 105। 155 को उधर ले जाइए, माइनस 5y इक्वल टू 105 माइनस 155। आप भी बोल के कीजिए, माइनस 5y इक्वल टू, यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 50 हो जाएगा। ठीक है, सो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, ये जाकर डिवाइड होके 10 आएगा। ठीक है, यानी कि पर किलोमीटर 10 रुपए दाम। और फिक्स चार्ज निकाल लेते हैं, पुट इन इक्वेशन 3, थर्ड में पुट कीजिए। x इक्वल टू 155 माइनस 15 इंटू 10, x इक्वल टू 155 माइनस 150 यानी x इक्वल टू 5, यानी फिक्स चार्ज क्या हो गया, सो फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू 5 रुपीज। बड़ा सस्ता जमाना है जी, कौन सा जमाना का क्वेश्चन है, आज तो महंगाई बहुत बढ़ गई है, इतना रुपए में कौन ले जाएगा आपको, y। ठीक है, एंड चार्ज पर किलोमीटर। मुझे याद है मैं खाटू श्याम जी गया था और इनोवा क्रिस्टा वाला था, उसने पर किलोमीटर का मुझे जो चार्ज लगाया था वो 18 to 19 रुपीज था। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये पर किलोमीटर, तो चार्ज पर किलोमीटर कितना है, 10 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। आप चेक भी कर सकते हैं, x 5 रखें, 10 इंटू 10 100 हो गया, 105। x को अगर 5 रखें, यहाँ 150 इंटू 5 155। तो ये आपका फिक्स चार्ज निकल गया और चार्ज पर किलोमीटर भी निकल गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, ये देखिए फ्रैक्शन वाला दे रखा है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता देता हूँ रीड करके, आपके पास बुक है तो आप भी उसके रीड कर लीजिए। हमें क्या दे रखा है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कितना हो गया है, 9/11 हो गया है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम 2 इज एडेड, if 2 is added to both numerator and denominator, numerator and denominator, get क्यों खुला है, ठीक है, denominator। ठीक है, if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। और 5/6 कब बन जाता है, जब 3 दोनों की तरफ ऐड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करते हैं तो ये बन जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि फाइंड द फ्रैक्शन, हमें क्या करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है, फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक,
तो यहां पर हम मान लेते हैं कि लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई हमने मान लिया। तो हमारे पास ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन इज एक्स बाई वाई होगा। ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स बाई वाई। अब बोला है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आप बोल सकते हो फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन लगा सकते हैं हम लोग फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हमने क्या ऐड किया, क्या ऐड किया, 2 ऐड किया है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमने 2 ऐड किया है, तो यहाँ पर 2 ऐड कर दीजिए, x प्लस 2 एंड y प्लस 2। तो आपका फ्रैक्शन कितना बन गया है, 9/11। ये तो पहला बन गया, पहला कंडीशन। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए आप। 11 को इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस 22y प्लस 22 इक्वल टू यहाँ पर 9y प्लस 9 इंटू 2 18। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11x माइनस 9y इक्वल टू 22 को उधर भेजो तो 18 माइनस 22 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन हो गया, ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, दूसरा में क्या बोला है कि अगर 3 दोनों तरफ ऐड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं तो 5/6 हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन जो है हमारा, सेकंड कंडीशन कि x प्लस 3 एंड y प्लस 3 अगर हम ऐड करते हैं तो 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो 6 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x प्लस 6 इंटू 3 18 इक्वल टू 5, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5y प्लस 5 इंटू 3 15। ठीक है, अगेन हमारे पास यहाँ पर क्या इक्वेशन बन गया, 6x माइनस 5y इक्वल टू 18 को उधर भेजो तो 15 माइनस 18 माइनस 3, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब आप क्या करें कि फिर से किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालें और दूसरे में पुट करें। ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकालता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप बोल सकते हैं कि 11x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y। सो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, इक्वेशन 3, और इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 2, दूसरे में पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, 6 ब्रैकेट डालेंगे क्योंकि 2 टर्म है, माइनस 4 प्लस 9y, माइनस 4 प्लस 9y अपॉन 11। ठीक है, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। यहां से माइनस 4 इंटू 6 करेंगे तो माइनस 24 प्लस 9 इंटू 6 करेंगे 54y। ठीक है, अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। यहां से माइनस 24 प्लस 54y, 11 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरे इक्वेशन को ही 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 इंटू 5 क्या हो जाएगा, माइनस 55y और इक्वल टू 11 से माइनस 33। अब लाइक टर्म्स को एक तरफ और अनलाइक टर्म्स को एक तरफ, पहले तो यहाँ पर ही सॉल्व कर लो। 54 में से 55 जाता है, माइनस y बचेगा इक्वल टू माइनस 33। सो y इक्वल टू क्या आ गया जी, इधर इसको इधर कीजिए, माइनस 24 प्लस 33। समझ में आ रहा है ना, इसको मैंने इधर लेकर आए तो y इक्वल टू आ गया बच्चों, 33 में से 24 जाता है, कितना बचता है, 33 में से 24 जाता है, 9 4 13, 9। y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसी को आप जब x में पुट करेंगे, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 3। अगर मैं 3 में पुट करता हूं y इक्वल टू 9 तो क्या आ जाता है, x इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y है, 9 इंटू 9 81 अपॉन 11। x इक्वल टू 81 में से जब आप 4 घटाते हो तो कितना आ जाता है 77, 77 अपॉन 11, ये आ गया 7। यानी कि जो हमारा फ्रैक्शन था, जो हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन माना था x अपॉन y, वो कितना आ गया 7 अपॉन 9। ये आपका आंसर हो जाएगा 7 अपॉन 9। आपको फ्रैक्शन ही तो निकालना था कि व्हाट इज द फ्रैक्शन। हमने क्या किया, x और y की वैल्यू निकाल लिया,
और x को हमने न्यूमरेटर में रखा था, तो x आ गया 7 और y आ गया 9, तो 7/9 हमारा फ्रैक्शन हो गया। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 7 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो 9, और 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11, 9/11 आ गया। इसमें 3 ऐड करेंगे तो 7 + 3 10, और 9 + 3 कितना होता है 12, दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 5.6 ही आएगा। तो ये पहला कंडीशन से ये क्वेश्चन निकल गया था, दूसरा कंडीशन से वही क्वेश्चन निकल गया था। होप कि आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े, आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा। क्या दे रखा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 year hence दे रखा है, यानी कि अब से 5 साल बाद जो एज ऑफ जैकब होगा वो अपने उसके बेटे से 3 टाइम्स हो जाएगा, विल बी 3 times that of his son। 5 years ago, 5 साल पहले क्या था, जैकब एज वाज 7 times that of his son। What are the present ages? present age मान लेते हैं कि let present age of Jacob and his son be x and y years respectively। ठीक है, ये हमने मान लिया। ठीक, अब हमने जो कंडीशन दे रखा है, फर्स्ट कंडीशन क्या दे रखा है, पहला कंडीशन हमारे पास क्या दे रखा है कि 5 year hence, यानी अब से 5 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा, ऐड होंगे 5 साल। अभी अगर मान लीजिए x ईयर का है तो 5 साल बाद x + 5 ईयर का होगा, तो x + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये किसका है, x हमने एज मान रखा है जैकब का, तो x + 5 बोला कि 5 year since, तो x + 5 इक्वल टू क्या होगा, 3 times that of his son। सन का एज कितना है y, तो 5 साल के बाद सन का एज भी y + 5 हो जाएगा, लेकिन इसका 3 टाइम्स है y + 5। तो ये पहला कंडीशन का इक्वेशन आया, इसको सॉल्व करेंगे, x + 5 इक्वल टू 3y + 3, 5 से भी मल्टीप्लाई होगा 15। तो यहां से आप देखिए कि x इक्वल टू आपको क्या निकल गया, 5 को उधर रखिए, 3y, 5 को उधर ले जाइए तो 15 - 5 क्या हो जाता है 10। ये आया हमारे पास एक इक्वेशन। देखो मैंने आगे ही क्या कर लिया, इसको x को y के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि आसान होगा, फिर बाद में मुझे निकालना ही होता, अगर 3y - 3y इधर लेकर आते फिर वही चीज करना पड़ता, तो मैंने पहले ही यहाँ पे निकाल लिया। और सेकंड कंडीशन जो है वो क्या है कि 5 साल पहले इनकी एज क्या रहेगी, अभी x है तो 5 साल पहले x - 5 घटाओगे, तो जैकब की एज 5 years पहले 5 - 5 और उसके सन की एज y - 5, लेकिन बोला है कि 5 साल पहले वो 7 टाइम्स था, तो x - 5 इज 7 टाइम्स, क्योंकि ये जैकब का है तो जैकब एज इज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो 7 टाइम्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, x - 5 इक्वल टू 7y - 35। ठीक है, यहां से आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए, x की वैल्यू क्या है 3y + 10, तो 3y + 10 मैं पुट कर देता हूं, और -5 इक्वल टू 7y - 35। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, 7y को इधर ले जाइए तो 3y - 7y इक्वल टू 10 - 5 5 उधर जाएगा तो निगेटिव में चला जाएगा, तो -5 - 35 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4y इक्वल टू -40। सो y इक्वल टू कितना हो गया 10, और इसको इसमें पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 × y, यानी कि 3 × 10 यानी 30 + 10 40। तो प्रेजेंट एज निकल गया, प्रेजेंट एज जैकब का अभी कितना एज हो रहा है 40 इयर्स हो रहा है, और उसके सन का कितना हो रहा है 10 इयर्स हो रहा है। 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, वो 15 हो जाएगा, तो 15 × 3 देखो कितना होता है 45 होता है, यानी ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो प्रेजेंट एज ऑफ जैकब कितना हो जाएगा 40 इयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन कितना हो जाएगा 10 इयर्स। ठीक है, तो होप कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक्सरसाइज नंबर न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 3.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन था। बच्चों आप लोग लेक्चर देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, थैंक यू, इसी तरह से देखते रहिए, और हम आगे भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो एलिमिनेशन मेथड पर होगा, और एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज नंबर 3.3 है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एलिमिनेशन मेथड समझेंगे, और उसके बाद फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। धन्यवाद, थैंक यू।